कौन से ऐसे सुनहरी असूल हैं जिनको मद्देनज़र रख के आप अपनी सरमायाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी ट्रस्ट मार्क के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त रमीज़ शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया भर से तमाम देखने और चाहने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के कॉफ़ी ट्रस्ट मार्क में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे सुनहरी असूल हैं जिनको मद्देनज़र रख के आप अपनी सरमायाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श बना सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो मज़ीद देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, देखिए, हमारे मुल्क में जो है वो जितने भी लोग हैं, जब उनके पास कुछ चंद पैसे इकट्ठे होते हैं, कुछ 4 पैसे इकट्ठे होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिसमें उनको एक बेहतरीन मुनाफा हासिल हो सके। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें तो सबसे पहला जो हमारे ज़हन में एक चीज़ आती है वो आती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हम करने का सोचते हैं तो उस वक्त हमारे ज़हन में ये भी चीज़ ज़रूर आती है कि कहीं हमारे साथ धोखा और फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी मिसालें आज से पहले मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो कोशिश की, आज की वीडियो एक छोटी सी काविश है कि आपको कुछ चंद चीज़ें ऐसी बताई जाएँ कि जिनको मद्देनज़र रख के आप अपनी सरमायाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श बना सकें। इससे पहले आम तौर पर लोग जो है वो अपने तौर पर वो चीज़ों की एक खोज लगाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने लोगों से वो रब्ता करते हैं हर शख्स उनको एक मुख्तलिफ स्टोरी सुनाता है, हर शख्स उनको एक मुख्तलिफ एंगल दिखाता है उसका। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ आपको चंद ऐसे फ़िल्टर्स होने चाहिए कि जिन फ़िल्टर्स पे किसी भी प्रोजेक्ट को आप गुजार सकें और उसके बाद आप अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर सकें, एक राय कायम कर सकें। इसी सिलसिले में आज की वीडियो जो है हम आपके सामने लेके आए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो फ़िल्टर है, सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि इस जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी दिलचस्पी हो रही है, इसका ऑनर कौन है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, इसको बनाने वाला कौन शख्स है, और उस ऑनर की यानी उस जो मालिक है जो सोसाइटी को बना रहा है या उस कमर्शियल प्रोजेक्ट को बना रहा है, उसकी मार्केट में क्या साख है, इससे कबल उसने कौन सा प्रोजेक्ट्स किए हैं, यानी इससे कबल जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें उसने डिलीवर किया लोगों को, लोग उससे किस हद तक मुतमईन है, जो मार्केट में उसकी साख है यानी वो लेन देन में कैसा है। अगर वो हम उसको एक मतलब कोई 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ हम जो भी उसको दे रहे हैं, तो क्या वो हमारी सरमायाकारी को महफूज रख सकेगा और हमें इसके अगेंस्ट हमें डिलीवर कर सकेगा। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें देखना ज़रूरी है वो ये होता है कि उसका विजन क्या है, यानी वो अपना जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो सिर्फ एक बिलफर्ज एक शख्स जो है या एक कंपनी जो है एक हाउसिंग सोसाइटी बना रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो सिर्फ जो है वो प्लॉट्स की कटिंग कर रहा है, छोटी छोटी गलियां दे रहा है, या कि वो एक विजनरी प्रोजेक्ट बना रहा है। जैसे मतलब बहुत सारी मिसालें हमारे पास, कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है कि वो एक विजन के साथ आए, एक आइडिया के साथ आए, एक कॉन्सेप्ट के साथ आए कि जी ये एक स्मार्ट सिटी बनेगी, इको फ्रेंडली होगी और ये सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी होगी और बाकी चीज़ें। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जी ये जो बंदा, जो भी ऑनर है, जो भी कंपनी है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और वो क्या विजन है उनका, किस विजन के तहत वो अपने इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। जो दूसरी चीज़ जानना ज़रूरी है वो डेवलपर और मास्टर प्लानर है। सबसे पहले जो है कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसकी मास्टर प्लानिंग की जाती है। वो बताया जाता है कि जी ये हमारे पास पैच ऑफ लैंड है, ये हमारे पास ज़मीन है, तो इस पर हम जो है ना वो इस तरह का प्रोजेक्ट, ये एक विजन दिखाया जाता है कि जी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब उसकी मास्टर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो उसकी मास्टर प्लानिंग की जाती है कि जी इतने एरिया में जो है पार्क्स होंगे, इतने एरिया में ग्रीन एरिया छोड़ा जाएगा और इतनी ज़मीन पर जो है वो प्लाट्स की कटिंग की जाएगी। ये मास्टर प्लानिंग की तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि मास्टर प्लानर कौन है, किसने मास्टर प्लानिंग की है, क्या वो पाकिस्तान की या दुनिया की कोई एक अच्छी कंपनी है, अच्छी साख की हामिल एक कंपनी है, या कि वो एक नॉर्मल कंपनी है, एक बिल्कुल जो है ना वो एक जिसे आप कह लें कि पाकिस्तान की भी एक कोई लोकल कंपनी है, वो इसको डेवलप मास्टर प्लान कर रही है। उसके बाद डेवलपर होता है। डेवलपर वो शख्स होता है कि जो भी एक ज़मीन की ख़रीदारी जब की जाती है तो उसके बाद उस ज़मीन को डेवलप करता है, तो उसमें प्लाट्स की कटिंग करता है, उसमें पार्क्स बनाता है, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है और तमाम तर चीज़ें बनाता है। तो उस डेवलपर की स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी है, यानी एक ऐसा डेवलपर है कि जिसको आप कंपनी ने ठेका दे दिया, उसने 2-4 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पे खड़े किए, को 2-4 जो है वो हैवी मशीनरी खड़ी की और उनको जो है वो मतलब उनको पेमेंट टाइमली नहीं करता, वो मशीनरी रुक जाती है, उसमें डीजल नहीं डालता, वो मशीनरी रुक जाती है। या कि वो एक अच्छा लेवल का डेवलपर है, यानी वो एक ऐसा डेवलपर है कि जिसके पास अपनी को 200-400-500 मशीनरी है, हैवी मशीनरी, जो कि साइट पे काम कर रही है, जो कि डिलीवरी को बर वक्त यकीनी बना सकती है और जो कि उसको मतलब ये अदायगियों का कोई मसला नहीं है, उसने कहीं किराए पर नहीं ली हुई, उसकी अपनी ज़ाती है। तो ये तमाम चीज़ों का जानना भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब आपके साथ एक टाइम की कमिटमेंट की जाती है तो फिर आपको वो टाइम पे डिलीवरी भी ज़रूरी होती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, अहम चीज़ है, वो है लोकेशन।
اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لوکیشن کمزور ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے, اس کو مین روڈ جی ٹی روڈ کہاں سے لگتی ہے, موٹر وے کہاں سے لگتی ہے, رنگ روڈ کہاں سے لگتی ہے, اس کی جو لوکل روڈز ہیں وہ کہاں سے کنیکٹ کرتی ہیں. یہ لوکیشن کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر ایک پروجیکٹ کی لوکیشن اچھی نہیں ہے تو وہ جتنے مرضی بڑے دعوے کر لیں وہ اس کو مطلب ایک اچھا پروجیکٹ نہیں بنا سکتے. جیسے میری ایک اگر آپ کو مثال کے طور پہ یہ بتاؤں تو مطلب ایک پروجیکٹ جو بہت دور دراز علاقوں میں کہیں بن رہا ہو اور اس کے جو مالکان ہیں یا جو اس کی مارکیٹنگ ٹیم ہے وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو کہ جی یہ بہت اچھا پروجیکٹ بنے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ کا جاننا, لوکیشن کو جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں 3 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. عام طور پہ یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ پہلی چیز ہے لوکیشن, دوسری چیز ہے لوکیشن اور تیسری چیز بھی لوکیشن ہی ہے. جتنی آپ کی پرائم لوکیشن ہوگی, اچھی لوکیشن ہوگی, اتنے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک بڑھوتری ہوگی, ایک پازیٹیو نشن اس میں وہ اضافہ ہوگا اور تمام چیزیں جو ہیں اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو سکیں گی. اگر اس کی لوکیشن کمزور ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو کوئی بھی سوسائٹی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو اس کو مطلب بڑھنے میں, اس کے ریٹس بڑھنے میں ٹائم لگے گا, تو پھر آپ کی سرمایہ کاری جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے محفوظ اور منافع بخش بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر کے آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. یعنی آپ انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں, سیف بھی ہوتی ہے, سیکیور بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز بن رہی ہے, لیکن جب تک اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوگی, جب تک زیادہ لوگوں کا رجحان نہیں ہوگا, تب تک اس میں جو ہے آپ کو ایک معقول منافع حاصل نہیں ہو سکتا. اور معقول منافع آپ کو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے, مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس وقت کریٹ ہو سکتی ہے اگر اس کی لوکیشن اچھی ہے تو. اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ ہے لیگل سٹیٹس. یعنی کوئی بھی سوسائٹی ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے, چاہے کمرشل پروجیکٹ ہے, ریزیڈینشل پروجیکٹ ہے, اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ بنانے کے لیے این او سی ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ایک جو آر ڈی اے کی طرف سے, ایل ڈی اے کی طرف سے, سی ڈی اے کی طرف سے, کے ڈی اے کی طرف سے ایک این او سی دیا جاتا ہے نا, وہ این او سی ہونا بہت ضروری ہے. این او سی کے ایک مکمل ایک پروسیس ہوتا ہے. تو پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص یا جو بھی کمپنی سوسائٹی بنا رہی ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ اس کا جو ہے وہ لینڈ ایکوائر کرتی ہے, ایک بڑا ایریا لینڈ کا ایکوائر کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے نام پہ منتقل کرواتے ہیں. وہ کروانے کے بعد وہ اس کا ایک جو ہے وہ ایک پلان بنواتے ہیں, ماسٹر پلان بنواتے ہیں. وہ بنوانے کے بعد وہ اس کو آر ڈی اے, سی ڈی اے, جو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس میں جمع کرواتے ہیں. اب سی ڈی اے, آر ڈی اے, ایل ڈی اے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کون کون سی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. اس کو ہم بجلی فراہم کر سکتے ہیں, اس کو ہم گیس فراہم کر سکتے ہیں, اس کو ہم پانی فراہم کر سکتے ہیں, اس کی ڈرینیج سینیٹیشن کا کیا سسٹم ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے ماحول پہ کیا اثر پڑے گا, اس سے ایویشن کا, اگر کوئی ایئرپورٹ کے نزدیک سوسائٹی ہے تو وہ مطلب ایویشن ڈسٹرب ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کام ہوتا ہے. اب اس کے سلسلے میں جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان سے این او سی لینا ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ این او سی جمع کرواتے ہیں تو آر ڈی اے, سی ڈی اے, ایل ڈی اے جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے ان تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ ایک خط بھیجتا ہے, چٹھی بھیجتا ہے کہ جی یہ سوسائٹی بننے جا رہی ہے, یہ اس کا لینڈ ہے, یہ ان کا پروپوزل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کا کام متاثر ہوتا ہے یا آپ اس کو تمام سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. اگر وہ تمام سہولیات فراہم کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو مطلب وہ تمام ریونیو کے ڈپارٹمنٹ سے, سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ سے, الیکٹریسٹی کے ڈپارٹمنٹ سے, تمام ڈپارٹمنٹ سے گزر کے وہ آپ کا این او سی جو ہے وہ پروسیس ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ این او سی دے دیتی ہے. تو این او سی کا جاننا ضروری ہے کہ جی سوسائٹی کا جو لیگل سٹیٹس ہے کیا ہے, آیا کہ وہ جو لیگل سٹیٹس ہے وہ انڈر پروسیس ہے یا وہ بلیک لسٹڈ ہے یا وہ اپرووڈ ہے, یہ جاننا بہت ضروری. اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ پیمنٹ پلان آتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے, ایک 20 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی 20 لاکھ کا مطلب 20% ہم نے جو پے کرنا ہے پلاٹ کا وہ ہمارا بنتا ہے 4 لاکھ روپے, تو ہم جو ہے وہ اس کو 4 لاکھ روپے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم مطلب باقی تو ہمارے پاس وقت ہے, ایک ساتھ دینی ہے, قسطیں دینی ہے, تو ہم آرام سے دے دیں گے. یا بعض دفعہ آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ آج آپ یہ پلاٹ خرید لیں, آج آپ بکنگ کروا لیں 10% پہ, 20% پہ, تو 2 ماہ بعد آپ بیچ دیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں 6 ماہ یا 1 سال ضرور رکھیں. جب بھی آپ کو چھکا لگانے کے چکر میں انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ اس میں آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ کا سٹیک جو ہے وہ رسک پہ ہوتا ہے اور آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے. کم از کم 1 سال کہیں پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کو پرکھنا چاہتے ہیں, جو بہت جلدی بھی ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کا ٹائم آپ کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. اور جب آپ 1 سال کا ٹائم ذہن میں رکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو 1 سال کی انسٹالمنٹس بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی جب بکنگ کروا لوں گا تو اس کے بعد اس کی انسٹالمنٹس 1 سال تک میں کتنی پے کروں گا. عموماً تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز میں جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ اپنا سرکٹ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی افورڈیبلٹی ہے یا نہیں, آپ اس کی انسٹالمنٹ آگے 3 سال کا پیمنٹ پلان ہے, 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے, اس کو پورا کر سکیں گے یا نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ چیز آتی ہے تو لاسٹ لیکن یہ نظر انداز کرنے والی نہیں ہے, وہ ہوتی ہے کہ آپ کا کنسلٹنٹ.
जब आप किसी भी जगह सरमाया कारी कर रहे होते हैं, आपका कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसल्टेंट अगर ईमानदार है तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा, आपके साथ मुखलिस होगा, आप उसके साथ अपनी बात शेयर करेंगे कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, तो आपको बताएगा कि जी इतने पैसों में आप फ़लाँ जगह इन्वेस्ट कर लें, वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ये टाइम होगा, इतने टाइम मार्जिन में, इतने टाइम फ्रेम में आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर मशवरे देगा। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कहीं पे भी अपना प्लाट बुक करवा लेंगे, तो उसके बाद जो बाकी सर्विसेज हैं वो देना भी उसका जो है फ़र्ज़ है। अब अमूमन हम ये देखते हैं, हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कॉल्स मौसूल होती हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जी मैंने फ़लाँ कंसल्टेंट से जो है वो अपना प्लाट बुक करवाया, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी होती है कि हम जब बुकिंग करवा रहे होते हैं तो हम कंसल्टेंट से डिस्काउंट मांग रहे होते हैं। अब बिलफर्ज एक कंसल्टेंट है, उसको एक प्रोजेक्ट से 1%, 2%, 1.5% जितना मिल रहा है, अब आप उसको कहते हैं मुझे डिस्काउंट दे दे। अब जो उसका हक था वो आपने उससे छीन लिया। जब आप उससे हक छीन लेते हैं तो फिर जब बाद में आप कॉल करते हैं तो वो आपको ना ही प्रॉपरली आपको गाइड करता है मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक, और ना ही आपको वो सर्विसेज देता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बुकिंग तक तमाम मामलात महदूद तो नहीं होते। उसके बाद आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी होती हैं, उसके बाद आपने अपनी जो बैलेटिंग का अमल है उसके लिए आपने अहल होना होता है, उसके बाद आपकी लोकेशन लगनी होती है, फिर आपको पोजेसन मिलता है। ये तमाम चीज़ों के लिए आपका वो कंसल्टेंट अगर आपके साथ मुखलिस है या आपका उसके साथ रवैया अच्छा है तो डेफिनेटली आपके साथ ताउन करेगा, और आपकी सरमायाकारी को अगर कहीं पे भी कोई खतरा होगा तो फौरी तौर पे आपको बताएगा कि जी आने वाले दिनों में जो है ये आपका जो प्लाट है, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये ज़रा माइनस में जाने वाली है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच दें, या जी आज के दिन में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, वो इतने प्रॉफिट में है, आप अगर बेचना चाहते हैं तो बेच दें। अगर आपका उसके साथ ताउन अच्छा होगा, रवैया अच्छा होगा, तो उसका भी आपके साथ रवैया अच्छा होगा। और इन अदर केसेस ये भी चीज़ देखने में आई है कि कंसल्टेंट्स जो है वो अपना सिर्फ बुकिंग की हद तक, कंफर्मेशन की हद तक, यानी आपने 20% डाउन पेमेंट कर दी, उसके बाद आपका और कंपनी का थ्रू हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो आपका फ़ोन उठाना भी छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये है कि वो आगे नेक्स्ट किसी क्लाइंट को वो सर्विसेज दे रहे होते हैं अपनी, तो वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप किसी ऐसे कंसल्टेंट से करें जो कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे। और ये तमाम चीज़ें जो है इन बताने का मकसद, जैसे कि हमने आपसे पहले गुजारिश की थी कि कॉफ़ी विद ट्रस्ट मार्क में हम आपको ना सिर्फ जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि हम आपको एजुकेट और अवेयर करेंगे ताकि आप किसी भी किस्म के धोखे और फ्रॉड से बच सकें, और कोई भी शॉर्टकट लेने के चक्कर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं डेड इन्वेस्टमेंट ना कर दें, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं खो ना दें। क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है उसमें से अगर 100 रुपये भी कहीं किसी के गिर जाएँ तो उसको कितना दुख होता है। तो इसलिए आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जो है कभी भी रिस्क पे ना लगाएं। आप तमाम चीज़ों के मुतालिक सोच समझ के अच्छा फ़ैसला लें, और अगर आपके साथ कंसल्टेंट इन टच है, कोई भी आप किसी से भी रब्ता करते हैं, आप उसके साथ एक क्लियर सिचुएशन, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे बताते हैं जी मुझे फ़लाँ जगह दर्द है, मुझे फ़लाँ जगह दर्द है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, तो उसके बाद वो ये करता है कि वो आपको डायग्नोज करता है आपके मर्ज़ को, और उसके बाद आपको वो जो है वो कुछ दवा देता है, या मतलब आपकी जो है ना हर तरह से मदद करता है। इसी तरह कंसल्टेंट को जब आप कॉल करते हैं, आप उसको बताएं कि जी ये मेरा बजट है, ये मैं किस्त दे सकता हूँ माहाना, या इसकी 3 माह बाद ये किस्त दे सकता हूँ, तो उसके बाद ही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो जज कर लेगा कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करवानी है, कितने टाइम के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, और कितने टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ और सिक्योर हो सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो है वो आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप किसी भी किस्म के धोखे और फ्रॉड से बच सकें। मैं एक दफ़ा फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम एजुकेट और अवेयर कर सकें, और हमारी ये जो काविश है इसमें हम जो है वो कामयाब हो सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इट्स मी रमीस शौकत साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।